हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज उसको ही आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे कि कैरी ओवर फैक्टर का यूज कैसे होता है। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बीम होगी कंटिन्यूस बीम, और उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, जहाँ पे मोमेंट निकालने वाले हैं, शियर फोर्स निकालने वाले हैं। आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको पहुँचना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैरी ओवर फैक्टर क्या होती है। और जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा है देख लीजिए, तभी ये ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, कैरी ओवर फैक्टर निकालने के लिए सपोज हमारे पास एक बीम है। ठीक है, एक बीम है, एक साइड में फिक्स है और एक साइड में हिंज है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हिंज वाले पॉइंट पे मान लो कुछ मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, M2 सपोज एक मोमेंट हमने अप्लाई किया। तो और ये फिक्स जो है इसको बोलते हैं फार एंड। ठीक है, फार एंड सपोर्ट हो जाएगी कौन सी, फिक्स मोमेंट। तो जब हम इस पे M2 मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो फिक्स एंड सपोर्ट पे कितनी मोमेंट ट्रांसफ़र हो रही है ना। ठीक है, उसी के फैक्टर को बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है, जैसे मोमेंट जाएगी तो कुछ कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पे आएगी, उसको COM भी लिख सकते हैं, कैरी ओवर मोमेंट। ठीक है, देखिए कैरी ओवर मोमेंट से ही कैरी ओवर फैक्टर निकलेगा। देखिए यहाँ पे यदि मुझे कैरी ओवर मोमेंट निकालना है तो क्या करता हूँ, इसका डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट भी याद रखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक है, हम लोग उतना डीप नहीं जाने वाले हैं, बट जो रिजल्ट्स है उसे याद रखना है ताकि हम क्वेश्चन सोल्व कर पाए। तो जब भी हमारे पास फार एंड फिक्स होती है तो कैरी ओवर मोमेंट जो ट्रांसफ़र होती है वो होता है MB M2/2। मतलब जो भी मोमेंट हो, मान लो M है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, M/2, मतलब फार एंड में 50% मोमेंट ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मोमेंट। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, टू मेक द स्लोप जीरो एट फिक्स सपोर्ट, नॉट टू कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि फिक्स सपोर्ट में थीटा का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है ना। फिक्स सपोर्ट पे यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती है। तो जब आप इसमें लोड लगाएंगे तो ये क्या करना चाहिए, ये डिफ्लेक्ट करना चाहिए इस तरीके से, लेकिन इस डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करती है फिक्स सपोर्ट, और इसके अपोजिट में एक मोमेंट लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट, या इसी को बोलते हैं इंड्यूस मोमेंट, जो अपने जो सपोर्ट है उसको डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, वो है इसकी डायरेक्शन। जब हम अप्लाई कर रहे हैं मोमेंट क्लॉकवाइज तो रेजिस्टेंस भी क्या आ रही है, क्लॉकवाइज, मतलब कैरी ओवर मोमेंट भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, अब मान लीजिए हमारे पास जो है मोमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, व्हेन फार एंड इज फिक्स। ठीक है, यदि आप इधर से मोमेंट लगा रहे हो तो फिर इधर से ही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में ही कैरी ओवर मोमेंट आएगी। मान लिया अप्लाई मोमेंट M किया तो इंड्यूस मोमेंट कितनी आएगी, M/2। ठीक है, दोनों सेम ही है। इसमें क्या है, इसमें क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया था तो कैरी ओवर मोमेंट भी क्लॉकवाइज हुई। इसमें एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ तो कैरी ओवर मोमेंट भी क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज ही आएगी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन सेम है कैरी ओवर मोमेंट का। आगे आते हैं, अब एक कंडीशन लेते हैं जिसमें फार एंड क्या है, हिंज है। इस बार फार एंड किसको बोल रहे हैं, जिस पे आप मोमेंट लगा रहे हो उसके जस्ट नेक्स्ट वाले जो सपोर्ट होगी, इसी को बोलते हैं फार एंड मोमेंट, और इसी पे कितनी मोमेंट इंड्यूस हो रही वो देखनी है। देखिए, जब हमारा फार एंड हिंज है तो वहाँ पे ना मोमेंट कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि हिंज में मोमेंट नहीं आती है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन अलाउ है, उसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन जो होती है अलाउ है। यदि मैं इसे इस तरह से मोमेंट लगा रहा हूँ तो डिफ्लेक्ट कर जाएगी ना इस तरीके से, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगी, लेकिन फिक्स्ड मोमेंट में रजिस्ट कर रहा था, इसीलिए मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा था। यहाँ पे कोई भी मोमेंट इंड्यूस्ड नहीं होगी, तो यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज हियर नीड नॉट टू मेक स्लोप जीरो,
यहाँ पे स्लोप जीरो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फिक्स सपोर्ट नहीं है ना, हिंज सपोर्ट है। और हिंज सपोर्ट में जो है हमें कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। लास्ट हमारे पास बीम है जिसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक इंड होती है फिक्स सपोर्ट और दूसरी इंड फ्री होती है। अब यदि हम फ्री सपोर्ट में या फ्री इंड में यदि मोमेंट इंड्यूस करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या होगा, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट इंड्यूस्ड होगी। इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरी ओवर मोमेंट आती है और कितनी आएगी, सेम आएगी। एम अमाउंट का मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड भी एम अमाउंट की ही होती है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैरी ओवर मोमेंट इज एम, डायरेक्शन ऑफ कैरी ओवर मोमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने सारा निकाल लिया। अब कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, ये तो निकालना था। ये होता है कैरी ओवर मोमेंट अपॉन अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, यदि इसके लिए बात करूँ तो कैरी ओवर मोमेंट क्या है, एम है, अप्लाइड मोमेंट क्या है, ये भी एम ही था, तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन एम हो जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यदि मैं माइनस ले लूँ तो ये -1 आ जाएगी, तो कैरी ओवर फैक्टर क्या हो गई, -1 हो गई। यदि मैं इसके लिए निकालना चाहूँ सेकेंड केस के लिए, तो कैरी ओवर मोमेंट कितनी है, 0 है। इंड्यूस मोमेंट कितनी थी, m थी, तो 0/m करूँगा तो 0 ही हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट केस को लूँ मैं, इस वाले केस को। ठीक है, यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगी, कैरी ओवर मोमेंट कितनी है, कैरी ओवर मोमेंट बाय इंड्यूस्ड मोमेंट, यही है ना। तो कैरी ओवर मोमेंट है यहाँ पे m2/2। ठीक है, अब मोमेंट इंड्यूस कितनी की थी, m2 की थी, m2, तो m2 तो कट जाएगी, क्या आएगी, हाफ आएगी। तो कैरी ओवर फैक्टर जो है जब फार इन फिक्स होती है तो हाफ आती है, या फिर 0.5 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी चीज़ को जो है यहाँ पे मैंने क्या किया है, अरेंज कर दिया है। इसको देखिए, एक साइड लिखा हुआ है फार एंड फिक्स है, फार एंड हिंज है और कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, अप्लाई मोमेंट क्या है, सब में m अप्लाई कर रहे हैं, तो कैरी ओवर मोमेंट क्या आएगी, फिक्स में m/2 आती है, हिंज में 0 आती है और कैंटिलीवर में -m आती है। -m क्यों, क्योंकि इस बार जो मोमेंट इंड्यूस्ड हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है अप्लाइड मोमेंट के। अब क्या करना है, इसमें पुट कर दो तो इसकी आ जाएगी हाफ, इसकी 0, इसकी -1। ठीक है, तो आई होप यहाँ से हम लोग को कैरी ओवर फैक्टर निकालने आ गया है। ठीक है, अब हमें ना सिर्फ ये रिजल्ट याद रखनी है कि जब फिक्स होगी तो हाफ होगी, हिंज होगी तो 0 होगी और कैंटिलीवर रही तो -1 होगी। बस इन्हीं का सिर्फ काम है, बाकी सब सिर्फ सीखने के लिए था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ फ्रेम इज लोडेड एज शोन इन फिगर, अ फिक्स इंड मोमेंट डेवलप्ड एट सपोर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास फिक्स सपोर्ट है। कौन कौन सा सपोर्ट है, हमारे पास फिक्स सपोर्ट है A, B और C, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगाया हुआ है। ठीक है, और जो हमारी जंक्शन है वहाँ से L डिस्टेंस पे, और इस लोड के कारण इन तीनों सपोर्ट में कितनी मूवमेंट इंड्यूस्ड हो रही है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं इस लोड को रिप्लेस करके यहाँ पे एक मोमेंट लगा दे रहा हूँ जो कि इक्विवेलेंट होगी इसके द्वारा इंड्यूस्ड मोमेंट के बराबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यदि इसको मैं थोड़े चेंज कर दूँ डायग्राम को, यदि मैं इसे चेंज कर दूँ तो इस लोड को हटा करके मैं मोमेंट लिख सकता हूँ जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P/L हो जाएगी, क्योंकि ये मोमेंट जो लग रही है ना L डिस्टेंस पे लग रही है जंक्शन से, अब P लोड लग रही है। तो यहाँ पे मोमेंट जो होती है वो होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल तरीके से समझाना है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करते मोमेंट मिल गया। तो मैंने क्या किया, इस लोड को रिप्लेस कर दिया है ना, और यहाँ पे एक मोमेंट लगा दिया। आई होप कि यहाँ तक जो है क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते हैं ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास ये है, जंक्शन में मोमेंट m लग रही है जिसकी वैल्यू PL है, और मुझे A, B, C पे इंड्यूस मोमेंट निकालनी है, और तीनों सपोर्ट क्या है, फिक्स्ड है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो यहाँ पे 3 मेंबर है ना, मेंबर कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, इसको मैं O मान लूँ तो ये हो गया OA, ये हो गया OB और ये हो गया OC। तो तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पहले निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों ही फिक्स सपोर्ट है
अब तीनों की लेंथ स्पैन जो है वो भी सेम है, तो किसी एक का निकाल लेंगे तो बाकी रेस्ट का सेम ही होगा, है ना। और हमें पता है कि जब फिक्स इंट होती है ना तो कैरी ओवर फैक्टर जो होती है क्या होती है, 4EI/L होती है मेंबर की, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई स्टिफनेस ऑफ मेंबर। लेकिन यदि आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ OA, ठीक है, तो क्या करेंगे, मेंबर की स्टिफनेस अपॉन टोटल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। ये है तुम्हारा KOA, ठीक है, और नीचे क्या है K0। मतलब इस जॉइंट पे इन तीनों के कारण जो आएगी टोटल, उसको मैं बोलता हूँ टोटल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। और सिर्फ OA की कितनी आ रही उसको ले लेंगे ऊपर में, और यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ये पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से बताया था, ठीक है, इसको आप देख लेना। अब क्योंकि मुझे पता है कि सारे सेम हैं मेंबर और स्पान भी सेम है, सपोर्ट भी सेम है, तो सबके लिए क्या हो जाएगी स्टिफनेस 4EI/L हो जाएगी। तो तीन मेंबर है ना, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 12EI/L हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, मान लो सपोज इस मेंबर की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालनी है DFOA, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ OA मेंबर, तो क्या हो जाएगी, इस मेंबर की स्टिफनेस लिख दो, क्या होगी 4EI/L, टोटल कितनी है 12EI/L, तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/3 हुआ, तो ये इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी, इसके लिए, मतलब तीनों मेंबर के लिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/3 है। मतलब यदि M मोमेंट इसमें अप्लाई कर रहा हूँ इस जॉइंट पे, तो इसमें मोमेंट कितनी आएगी 1/3 M आ जाएगी, इस वाले मेंबर में कितनी आएगी 1/3 M आ जाएगी, और इस वाले मेंबर में कितनी आएगी 1/3 M आ जाएगी। तीनों में क्या आएगी 1/3 M आएगी। 1/3 क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर है। और ये सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे मेंबर सेम ही हैं। यदि मान लो मेंबर सेम नहीं होती ना, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है OB भी निकालना पड़ता, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है OC भी निकालना पड़ता, ठीक है। यदि हमारे पास मेंबर डिफरेंट होती, मतलब उसकी स्पान यदि अलग अलग होती, तो उस केस में, ठीक है। अब मुझे इस मेंबर में मोमेंट तो मिल गई, कितनी मिली 1/3 ऑफ M, यही तो है मोमेंट A पे, सेम हो जाएगी B के लिए भी, C के लिए भी मेंबर सेम है। लेकिन हमको निकालना किस पे है, जॉइंट पे निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है सपोर्ट पे निकालनी है। अभी जो मोमेंट मिली है ना इस मेंबर पे मिली है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि मैं एक मेंबर को साइड कर लूँ, ठीक है, तो इसको इधर देखिए, यदि एक मेंबर को साइड कर लूँ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये O है ये A है, तो इस तरीके से M/3 मोमेंट अप्लाई हुई है इसमें, ठीक है। M/3 कैसे हुई, क्योंकि हमने मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया कि किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हमको निकालना किस में है सपोर्ट पे, तो क्या करना पड़ेगा कैरी ओवर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मुझे पता है, हमने अभी देखा है कि जब फार इंड फिक्स होती है तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होती है 1/2, तो जो भी इंड्यूस मोमेंट है 1/2 करेंगे तो फिक्स सपोर्ट पे हमारे पास इंड्यूस मोमेंट आ जाएगी, और यही हमें निकालना था। आई होप किसी को समझ में आ गया। ये हो जाएगी PL/6, क्योंकि M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू है P/L, ठीक है। और ये सारे सेम हो जाएंगे, है ना, M A के लिए होगी PL/6, B के लिए भी सेम हो जाएगी, C के लिए भी सेम हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ इसका निकाल लिया, बाकी रेस्ट टू सपोर्ट का सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि सबकी स्पान सेम है, सपोर्ट भी फिक्स्ड है, इसीलिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन लेंगे, जो कि 4th सेम में जो एग्ज़ाम होती है बीटेक वाले के, झारखंड जो यूनिवर्सिटी है स्पेशली उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीटेक में जहाँ पे भी थ्योरी पे स्ट्रक्चर है और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसी में मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा, है ना। निकिल बनाने का अप्रोच जो है वो सेम ही रहता है। यहाँ पे 2 स्पान है, यहाँ पे 3 स्पान हो सकता है। सपोज यहाँ पे मैंने फिर एक से पिन जॉइंट दे दिया, यहाँ भी पिन जॉइंट दे दिया, और यहाँ पे भी लोड लगा दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। तो ये बात है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 स्पान है, ठीक है। स्पान 1 जो है ये 8 मीटर की है, ठीक है, और मिड स्पान पे हमारा 50 किलोमीटर पॉइंट टूट लग रहा है। इधर 4 मीटर है और यहाँ पे 25 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लग रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है, मुझे इन्हें एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने का मतलब क्या है, यदि हमें दिया जाए क्वेश्चन में एनालाइज द गिवन बीम यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें इस सपोर्ट की मोमेंट निकालनी है।
और जब मोमेंट मिल जाएगी तो यहाँ पे आने वाले रिएक्शंस भी हम फाइंड कर सकते हैं, फिर SFD VMD सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, जो सॉल्व करते हैं तो हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिक्स्ड इन मोमेंट को निकालेंगे। स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं, फिक्स्ड इन मोमेंट को निकालने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बीम को हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, है ना। इनको 2 स्पान में तोड़ दिया। देखो ये स्पान है ना, तुमने क्या किया, इस वाले पार्ट को इधर लिख दिया, इधर, और इसको अलग अलग करके हम इनका फिक्स इन मोमेंट निकाल लेते हैं। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा फिक्स्ड मोमेंट का। कैसे करते हैं, देखिए, जब हमारे पास एक नॉर्मल फिक्स्ड बीम हो, ठीक है, और उसके मिड स्पान में जब पॉइंट लोड लग रहा होता है तो आने वाला जो मोमेंट होता है दोनों सपोर्ट पे, वो क्या होता है, PL/8। ठीक है, यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, यदि मैं इसको क्लॉकवाइज बोलूँगा तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलूँगा। यदि मैंने क्लॉकवाइज को -PL/8 लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को +PL/8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप एजम्पशन मान सकते हैं। यदि मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज को प्लस ले रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे, हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सुविधा के अनुसार से हम ये मान ले रहे हैं कि मोमेंट जो क्लॉकवाइज होगी उसको पॉजिटिव मानेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज होगी उसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि मोमेंट इस तरीके से इंड्यूस्ड होगी दोनों साइड में ड्यू टू पॉइंट लोड, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो प्लस आ गया PL/8, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो -PL/8 हो गया। और इस चीज़ को हम लोग पूरे जहाँ भी ये मोमेंट इंड्यूस्ड होगी फिक्स्ड बीम में हम लोग सेम मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिक्स्ड इन मोमेंट जो है निकाल लिया। ठीक है, PL/8 करके पुट कर दिया तो -50 kN/मीटर +50 kN/मीटर निकल जाएगा। ठीक है, यूडीएल के लिए भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फार्मूला, इसका होता है WL²/12। ये हमारे फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट आ जाती है। अब सेम केस इधर हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर आ गई क्या, ये क्लॉकवाइज तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगी, -WL²/12 जाएगी +WL²/12। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब आप पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी +33.33 किलोन्यूटन और -33.33 kN/मीटर। फिक्स्ड मोमेंट निकल गया। स्टेप 2 में क्या करना होता है, हमें निकालना होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को निकालेंगे। क्या करना है, एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, इसको इस तरह से बॉक्स में बना के रख देना है, इस तरह से। ठीक है, एक टेबल बना लेंगे, थोड़ी इसकी ओरिएंटेशन अच्छी हो जाएगी, इस तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं इसको अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइंट लिखिए। हमारे पास जो ज्वाइंट है जहाँ से लोड डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ बी ज्वाइंट है। इधर है सी, इधर है ए और सी जो है लोड तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी नहीं। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगी, बी करेगी, क्योंकि बी पे जो है अल्टीमेटली मोमेंट तो जीरो होती है, रोलर सपोर्ट है। तो जो भी इस पर मोमेंट इंड्यूस्ड होगी ना, वो मोमेंट क्या हो जाएगी, दूसरे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब कुछ मोमेंट बी से सी में जाएगी, कुछ बी से ए में जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बी एक रोलर ज्वाइंट है, वो मोमेंट लेगी नहीं, लेकिन वहाँ पे जो हॉगिंग मोमेंट आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ताकि उसको बैलेंस कर पाए। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस तरह का केस आए, ज्वाइंट बी है तो आप लिखेंगे ज्वाइंट बी। ज्वाइंट बी से कौन कौन से मेंबर लगे हुए हैं, मेंबर एक लगे हैं BC, एक है BA, तो BA BC लिख दिया। उसके बाद इन दोनों मेंबर की स्टिफनेस निकाल लीजिए, BA और BC की। तो लिखेंगे स्टिफनेस को सिंबल है K, तो K BA के लिए क्या लिखेंगे, KBA, KBC के लिए लिखेंगे KBC। दोनों ही सपोर्ट कैसी है, फिक्स्ड है ना, बोथ साइड जो फिक्स है। अब देखिए इधर भी फिक्स था और इस साइड भी फिक्स है, ये हमारे पास बीम है। अब देख लो, इसे बीम है ना, दोनों साइड में फिक्स है। तो क्या करना है अभी, हमें दोनों की स्टिफनेस निकाल लेनी है। दोनों क्या होती है, 4EI/L, 4EI/L। ठीक है, ये क्या है, 4EI/L, दोनों सेम ही हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो BC की जो लेंथ थी ये थी 4 मीटर और AB की थी 8 मीटर क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल स्पान दोनों की। तो यहाँ पे L के बदले 4 रख दिया है, यहाँ पे L के बदले क्या रखूँगा, 8 रखूँगा। जब मैं ऐसा करता हूँ तो दोनों मेंबर की KBA और KBC की स्टिफनेस मिल जाएगी यहाँ से।
ठीक है, यहाँ तो मिल गया सर। आगे आगे क्या करना है, टोटल स्टिफनेस निकालेंगे, टोटल स्टिफनेस। ठीक है, जो बी ज्वाइंट है इसकी टोटल स्टिफनेस निकालनी है। इसको सिंबल से हम के बी भी बोल सकते हैं। ये हमारा बोल सकते हैं कि जंक्शन का स्टिफनेस निकालेंगे। ठीक है, क्या करूँगा मैं, इन दोनों मेंबर की स्टिफनेस को ऐड कर दूंगा, इसकी दोनों को ऐड कर दूंगा। जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12EI/8 आ जाएगी। किसको ऐड किया, इसको और इसको, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो टोटल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट मिल गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे क्या करना है, आगे अब कुछ नहीं करना है। अब समझिए कि क्वेश्चन 50% बन चुका है ना। एक सेकेंड, ठीक है, देखिए अब निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कैसे निकालो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग मेंबर की स्टिफनेस रखते हैं अपॉन ज्वाइंट की टोटल स्टिफनेस रखते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट बी थी, टोटल स्टिफनेस तो बी की निकाली थी, तो नीचे लिखेंगे बी, और एक बार के बी ए के लिए स्टिफनेस रखेंगे ऊपर में, एक बार बी सी की रखेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए क्या लिखा है मैंने। ठीक है, देखिए ये है आपका फार्मूला, ये है फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने की। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मेंबर की स्टिफनेस को डिवाइड कर रहा हूँ टोटल की स्टिफनेस से। तो मेंबर की स्टिफनेस फर्स्ट वाले के लिए क्या था, 4EI/8, तो रख दिया 4EI/8। के बी की क्या थी, टोटल 12EI/8। यहाँ पर रखेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1/3। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ रहा है। आगे आगे जब इसका भी निकालेंगे फॉर बी सी के लिए, इस वाइस्ट में किसके रखेंगे, मेंबर बी सी की रखेंगे। जी क्या आ जाएगी, जो टोटल को रख देंगे, इसमें रखेंगे तो 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है मेंबर बी ए के लिए 1/3 आ चुकी है और बी सी के लिए 2/3 आ चुकी है, मतलब 2/3 आ चुकी है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मोमेंट इसमें आएगी ना, तो बी ए पे, मतलब बी ए वाली पार्ट पे कितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। सपोज मान लो इसमें एम मोमेंट आई, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सपोज इसमें मोमेंट एम आती है तो इसका 1/3 मोमेंट जो है इस वाले मेंबर में चल जाएगी, और इसका 2/3 मोमेंट जो है इधर वाले मोमेंट में आ जाएगी, किसमें, बी सी वाले में। लेकिन जब आप दोनों को ऐड करेंगे ना तो अल्टीमेटली मोमेंट क्या आएगी, एम ही आएगी। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मोमेंट तो 0 होना चाहिए, रोलर है, बट यहाँ पे जो हॉगिंग मोमेंट आ रहे हैं, हॉगिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीच वाला सपोर्ट उठेगा ना, तो दोनों साइड से हम लोड लगा रहे हैं। देखिए जब इधर से भी लोड लग रहा है, इधर से यूडीएल लग रहा है, तो बीम जो है ना एक्चुअल में देखोगे इलास्टिक डायग्राम तो ये ऐसे बन जाती है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह से बन जाती है। यहाँ पे आप देखोगे सही से, ये बीच वाली जो सपोर्ट है ना वो उठ रही, ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट आ रही है। ये क्या है, सैगिंग है, तो यहाँ दोनों साइड में पॉजिटिव मोमेंट है। तो जो नेगेटिव मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बोथ मेंबर्स में, और अल्टीमेटली जब ऐड करोगे दोनों को तो यहाँ पे सेम ही आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये वाला पार्ट ऊपर का है, तो स्टेप 2 में आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को निकाल देंगे। आप अच्छे से चार्ट बनाइएगा और उसमें इसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। जिसको फिर भी समझ में नहीं आया ना, आप हमको कमेंट कर देना। ठीक है, कुछ और नए क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर देंगे। ये हम समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को लिया है। कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन, उसमें और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल ली है। अब क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि इस बार डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम नहीं हो रही है। इस साइड में 1/3 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इस साइड में 2/3 से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यदि क्योंकि सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो बैलेंसिंग का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। तब क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से चार्ट बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने सीख लिया था हमने, कोई इशू नहीं था। मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग करने सीखना है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने बीम को यहीं पर उतार लिया, देखो बना लिया बीम, लिख भी दिया।
यहाँ पे कि कौन सा बी है सी है वो मैंने उसमें डिनोट कर दिया, ये ए है, बी है, ये सी है। मैंने क्या किया, इस तरह से लाइन प्लॉट किया, है ना, ऐसे ऐसे करके प्लॉट किया। क्यों किया ऐसे? यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे 1, ठीक है। 1 क्यों लिख दिया? कि जो भी मूवमेंट आएगी ना, ये कोई भी शेयर नहीं करने वाली है सपोर्टिंग, और ना ही बी करने वाली है, ठीक है। ये हमने सब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगी, आपको पता है इस बीम पे इस वाले साइड पे कितनी है 1/3, इधर वाले साइड पे 2/3, यहाँ पे लिख दिया। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो निकाले हम लोग उसको लिख दिए। सेकेंड पॉइंट में क्या करने वाले हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? फिक्स्ड एंड मोमेंट, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ना स्टेप नंबर फर्स्ट में। ये देखिए फिक्स्ड एंड मोमेंट, इन सभी को जो है अब लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो लिख दिया फिक्स्ड मोमेंट। सपोर्ट पे कितनी आई थी, -50, सपोर्ट भी कितनी आई थी, +50। उसके बाद इस वाले नंबर कितनी आएगी, -33.33, इधर की वाली की +3.33। तो हमने फिक्स्ड इन मोमेंट को भी लिख दिया। चलिए, अब करना है बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट की। तो अब देखिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि बी जॉइंट जो है मेंबर ए बी और बी सी के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे जब इस वाले मेंबर को लिया था तो +50 आया था, इस वाले पे मेंबर को लिया तो कितना आया था, इस वाले मेंबर को लेने के बाद -33.33 आई थी। जब आप इसको दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आती है, ये आती है +16.67, +60.67 आ रही है इन दोनों को जोड़ने के बाद। ये पॉजिटिव आ गई, लेकिन हमें क्या पता है, ये तो रोलर है ना, अल्टीमेटली मूवमेंट यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो जो भी मूवमेंट आएगी उसे 0 बनाना पड़ेगा, तभी हम बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे ऐड कर दिया -16.67। क्या किया, क्योंकि प्लस आ रही थी 16.67 और हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगी। -16.67 करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इस जॉइंट पे मूवमेंट क्या 0 आ जाएगी, ठीक है। तो कर दिया, चलो मैंने इसमें माइनस कर दिया, तब 0 हो गई, प्लस माइनस 0 हो गई। लेकिन क्योंकि आपने ऐड की है -16.27, तो वो तो रहेगी नहीं वहाँ पे, क्या करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी पड़ेगी जॉइंट के दोनों साइड में, ठीक है, तभी वो बैलेंस होगी। तो डिस्ट्रीब्यूट करते चलिए, जो -16.27 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों साइड में। कैसे करेंगे, रेशियो क्या है, 1/3 है इस वाले साइड के लिए और 2/3 है इस वाले साइड के लिए, है ना। अच्छे से देखिए, इधर के लिए 2/3 है दिख रहा है और इस साइड के लिए 1/3 है। क्या कर रहा हूँ मैं, 16.67 माइनस को मैं साइन के साथ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया था, तो ये आ गई -15.66, सही है। अब क्या करना है, जो आप लाइन ड्रॉ किए थे ना उसके लेफ्ट साइड में इसको लिखना है। आप ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में क्या करने वाले हैं हम लोग, राइट में 2/3 है। अब इसी वैल्यू को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ, तो क्या आ जाएगी, -11.11 हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने इसको लाइन के इधर लिखा है, इस साइड में कितना है, -5.56। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास मोमेंट इस मेंबर में आ चुकी है, इस वाले मेंबर में आ चुकी है, मोमेंट इधर आ चुकी है ना, लेकिन मोमेंट तो इसमें रहेगी नहीं। मोमेंट अल्टीमेटली क्या होने वाली है, सपोर्ट पे जाने वाली है। देखिए सपोर्ट में जो है किस तरह से जाएगी, उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कैरी ओवर फैक्टर। हमें पता है कि जब फार एंड सपोर्ट होती है, देखिए ये भी सपोर्ट है और इधर वाली सपोर्ट है, दोनों ही क्या है, फिक्स है। और जब फार एंड फिक्स होते हैं तो m/2 रेशियो से मोमेंट चल जाती है, तो इसका हाफ यानी कि m/2 शिफ्ट कर दीजिए, वो सपोर्ट ए पे चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया विद एरो, ताकि समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो जॉइंट ए है, इसको 1 बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पहले -50 था, अब यहाँ पे इस वाले से उठ के 50% भी आ गई, -2.78 आ गई। इस तरीके से जब m/2 इधर भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5.55 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, सबको ऐड करके देख लेना है कि बैलेंस हुई भी या नहीं। तो पहले कितनी थी, +30.33, अब माइनस अब आ गई -15.33। तो जब आप इसको ऐड करेंगे इस वाले पार्ट को पूरे को, तो क्या आएगी, ये आएगी 27.48 के समथिंग आएगी,
ठीक है। चलिए अब इधर वाले को जोड़ लीजिए, -50 और ये -2.78 आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, क्या करने वाला हूँ, ऐड इस वाले को और इस वाले को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। ये पूरी की पूरी ज्वाइंट 1 के लिए है ना, तो इसको कुछ नहीं करना, ये ज्वाइंट सी के लिए था, ये ज्वाइंट बी के लिए इधर वाली है, ठीक है। तीनों को ऐड कर रहे हैं नीचे में, जब आप इसको ऐड करते हैं तो इतनी आएगी, इसको ऐड की तो इतनी आएगी। अब हमको बीच वाले को ऐड करना है, तो इस वाले साइड को देखना है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए +50 थी, इस साइड में फिर कितनी आई, -5.56, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 44.44 आ गई, ठीक है। अब राइट साइड में देखिए पहले कितनी थी, 33.33 थी, फिर जब आपने इसको रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो 11.11 आ गई। जब दोनों को ऐड करेंगे कितनी आएगी, -40.44 आएगी। तो क्या आपको एक चीज़ दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि जो ज्वाइंट बी है वहाँ पे बैलेंस हो चुकी है ना, 44.44 है प्लस में और माइनस में 44.44 है, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। और सही बात है, रोलर ज्वाइंट है, वहाँ पे 0 आनी ही चाहिए, है ना। अब वो सेक्शन जो है बी पे पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी और हमारा मोमेंट आ चुका है। अब ये सपोर्ट मोमेंट हमारे पास निकल चुका है, ठीक है। तो यही हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब बाद में उसको बैलेंस कर रहे हैं कैरी ओवर फैक्टर से। ये हमारा जो है फिक्स इन मोमेंट निकल गया, ये निकला ए का, ये निकला बी का, ये निकला सी का, तीनों की मोमेंट निकल गई। अब आप रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अगले बार जब भी मैं क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, अभी सारे मेथड को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने थ्योरी लेक्चर में क्या किया था, 3 मोमेंट मेथड किया, फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किया, सॉरी 3 मोमेंट मेथड किया, फिर किया स्लोप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तीसरा है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगला बार क्या करूँगा मैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को सीखेंगे और उसको क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरे बने रहना है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना है, ये इतनी थ्योरी काफ़ी है, ठीक है, सीखने के लिए। बाकी आप क्वेश्चन चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी अच्छे से परफेक्शन आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फिक्स इन मोमेंट जो है सपोर्ट का निकल जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि बैलेंस नहीं हुई तो ये जो प्रोसेस है ना कैरी ओवर फैक्टर की, इसको फर्दर हम लोग एक्सटेंड करते रहेंगे और आगे नीचे आते रहेंगे, तब तक आएंगे जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाती है, ठीक है। तो एक इससे बड़े क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे कि जब बड़े क्वेश्चन 3-3 स्पान की होती है तो कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल को आई थिंक मैं समझा पाया होगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।